हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि लाइट होती क्या है, एंड देन वी हैड सीन कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देखते, बल्कि हमने ये बात समझी कि हम लोग एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को देखते हैं। जब बात देखने की ही हो रही है तो आओ ज़रा समझें कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या सिर्फ लाइट का होना काफ़ी है या फिर लाइट के साथ ऑब्जेक्ट और आँखों का होना काफ़ी है। ऐसा नहीं है। एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 5 कंडीशंस का फुलफ़िल होना ज़रूरी है। कंडीशन नंबर 1, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। जिस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है वो मेरे सामने होनी चाहिए। नंबर 2, देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट। नंबर 3, द लाइट फ्रॉम द सोर्स मस्ट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उस ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करनी चाहिए। नंबर 4, द लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जब तक किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी नहीं, हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। और 5वां कंडीशन, वो जो लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के निकल रही है, इस लाइट का हमारी आँखों में एंटर करना ये ज़रूरी है। जब तक ये 5 कंडीशंस फुलफ़िल ना हो, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। अच्छा, बात ऑब्जेक्ट को देखने की हो रही है। तुम्हें मालूम है कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन नॉर्मल ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन से डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट। हर वो चीज़ जिससे लाइट निकले वो एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, यहाँ एक कंडीशन है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लाइट उस ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट हो या फिर वो ऑब्जेक्ट पर फॉल होने वाले किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट जो इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर निकल रही हो। मतलब ये कि लाइट का ऑब्जेक्ट से निकलना ये बेसिक कंडीशन है किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट होने के लिए। तो हम लोग क्या कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट, आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड। आई होप द टर्म ऑब्जेक्ट इज क्लियर हियर। आओ अब ज़रा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, ये समझ लेने के बाद कि हम लोग किसी चीज़ को देखते कैसे हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें समझना चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन, दिस इज़ कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बहुत बड़ा नाम है ना, इस नाम को ही समझ लो। रेक्ट का मतलब होता है सीधा, लीनियर लाइन वाला, प्रोपगेशन चलना, तो सीधे लाइन में चलना। हाँ, लाइट की प्रॉपर्टी है, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ, जब बात लाइट के ट्रैवल करने की हो रही है और ये हमने सीखा कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, आओ ज़रा इस स्ट्रेट पाथ में लाइट के ट्रैवल करने के रिप्रेजेंटेशन को भी समझें। The path of light in which light travels is known as a ray. And how do we represent it? We represent a ray by a straight line with an arrowhead on it. याद रखना, a ray without an arrowhead is not acceptable. याद रखना, रे डायग्राम जब भी ड्रॉ कर रहे हो, रे डायग्राम में रेज का होना ज़रूरी है। हाँ, इसको ऐसे समझ लो कि ये गुलाब जामुन नहीं है कि जिसमें ना तो गुलाब होता है और ना जामुन। ये रे डायग्राम है, इसमें रे का होना मैंडेटरी है। अब रे के बारे में कुछ बातें और। इफ़ वी टॉक अबाउट कलेक्शन ऑफ रेज, अ कलेक्शन ऑफ रेज इज़ नोन एज अ बीम, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम्स। द फर्स्ट इज़ नोन एज अ पैरेलल बीम, एक ऐसा बीम जिसमें सारे के सारे रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हों। The second one is a convergent beam. A convergent beam is one
in which the rays of light converge towards a point. एक ऐसा बीम ऑफ लाइट जिसमें रेज किसी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रहे हों, एक दूसरे के करीब आ रहे हों. The third one is a divergent beam or a diverging beam, जहाँ rays of light एक दूसरे से दूर जा रहे हों. ये divergent beam कहलाता है. Let us now talk about the second property of light. The second property, light casts shadows of the objects placed in its path. Light अपने रास्ते में रखे हुए objects की परछाई बनाती है. दो बातें समझने की है. पहली बात shadow किसे कहते हैं, और दूसरी बात object के साथ कोई condition है क्या. आओ दोनों को बारी बारी से समझें. पहली बात, what is a shadow? Shadow is the region of absence of light created by obstructing the path of light by an object. क्या मतलब हुआ? लाइट के रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रख दो, उस ऑब्जेक्ट ने लाइट के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उसके पीछे के रीजन में उस ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ लाइट का एब्सेंस होगा. इस एब्सेंस ऑफ लाइट को शैडो कहते हैं. आई होप शैडो क्या है क्लियर है. नाउ दूसरी बात मैंने कही ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में. आमतौर पे ये बात कही जाती है कि एक ओपिक ऑब्जेक्ट ही शैडो फॉर्म करेगा, मगर ये ज़रूरी नहीं है. इवन अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैन कास्ट शैडो. कभी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट को लाइट में रख कर देखना, यू विल फाइंड अ शैडो ऑफ द शीट ऑल्सो. और कभी रख कर देखने की क्या ज़रूरत है, आओ हम लोग ही देख लेते हैं. And you know, shadow formation is also an evidence that light travels in a straight path. Light के straight path में travel करने का proof है shadow formation. The third property, whenever light strikes a surface, it bounces back. This is known as reflection of light. Light जब भी किसी surface से टकराती है तो ये टकरा कर लौटती है. इस टकराने को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है. एंड यू नो, व्हेनेवर का वर्ड यूज़ किया इसे डिफाइन करने के लिए, जब भी लाइट किसी सरफेस को स्ट्राइक करे, इट बाउंसेस बैक. याद रखना, जब भी रिफ्लेक्शन होगा, इट विल बी गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, हम लोग आने वाले दिनों में इसे समझेंगे. The fourth property, लाइट के बारे में एक बात समझना. लाइट travels in different transparent medium, and when light travels from one transparent medium to another, it usually bends at the boundary of the two media. This is known as refraction of light. And reflection की तरह refraction भी laws of refraction से govern किए जाते हैं. यानी जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो किए जाएंगे, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज व्हेन लाइट ट्रैवल्स थ्रू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ. हाँ, light deviates from its path when it is subjected to a strong electric or magnetic field. Deviation of light in electric field is known as Kerr effect, and the deviation of light in magnetic field is known as Faraday's effect. इनके बारे में हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे. और यहाँ से एक बात समझ में आती है, इफ़ लाइट डेविएट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है लाइट में इलेक्ट्रिक नेचर है. And if light deviates in magnetic field, it means light has magnetic nature. इन दोनों बातों को मिलाकर हम लोग कहते हैं light has electromagnetic character. I hope ये clear है. The next property of light is called interference of light. कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ अगर दो अलग अलग सोर्सेस से लाइट को मिलने दिया जाए, मतलब किसी एक प्लेस पर दो अलग अलग सोर्सेस से लाइट को
मिलाया जाए, फॉल कराया जाए। अंडर सर्टेन कंडीशंस ये दोनों लाइट मिल करके हमारी समझ क्या कहती है, यहाँ तो दो सोर्सेस से लाइट आए तो ब्राइटनेस और बढ़ जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। वहाँ रीजन ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस दोनों क्रिएट होते हैं। इसे इंटरफेरेंस कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल्स क्लास 12th में पढ़ोगे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। If an object is placed in the path of light, light generally bends at the corners. या फिर अगर कोई बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं तो लाइट उन छोटे ऑब्जेक्ट्स से भी टकरा करके थोड़ी सी मुड़ जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज पोलराइजेशन। ये थोड़ा वेव नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड है। क्या होता है देखेंगे, थोड़ी सी देखेंगे इसके बारे में हम लोग बातें। ये पोलराइजेशन इनफैक्ट लाइट वेव्स के ऑसिलेशन को अगर हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दें तो इस रेस्ट्रिक्टेड लाइट को पोलराइज्ड लाइट और इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहा जाता है। ये जो लास्ट के 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम लोग हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। राइट नाउ अगर तुम ऑब्ज़र्व करो, लाइट अलग अलग फेनोमेना शो करती है। शैडो फॉर्मेशन, बाउंसिंग बैक और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। इन सबके रीजंस को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो लाइट के नेचर के बारे में बात आती है। इनफैक्ट लाइट के नेचर को इन फेनोमेना के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है और ये पाया गया कि कुछ फेनोमेना जैसे कि शैडो फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन और एक और है, इसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ये तभी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं जब हम लोग लाइट को पार्टिकल्स माने। लाइट को स्मॉल पार्टिकल्स मान लें तब इन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि एक बॉल को मैं दीवार पर दे मारूं, इट बाउंसेस बैक, पार्टिकल नेचर है, रिफ्लेक्शन हो रहा है बॉल का। इसी तरह से लाइट के कुछ फेनोमेना तभी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं जब लाइट को हम लोग वेव मान लें। जैसे कि रिफ्रैक्शन, याद रखना रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट ऐसे हैं, इनको तभी समझा जा सकता है जब लाइट को वेव जैसा मान लिया जाए। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि लाइट का नेचर कभी पार्टिकल जैसा, कभी वेव जैसा? हाँ, इसी कैरेक्टर ऑफ लाइट को, इसी नेचर ऑफ लाइट को डुअल नेचर कहा जाता है। वी से लाइट हैज़ डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। आओ ज़रा बारी बारी से पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ लाइट की बात करें। यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट में लाइट के दोनों नेचर की बात एक एक करके करते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, light is assumed to be a stream of fast moving particles called photons. Light को क्या माना हमने? A stream of fast moving particles, बहुत तेज़ रफ्तार से चलने वाले छोटे छोटे particles। और इन particles का नाम क्या कहा? These are called photons। याद रखना लाइट एनर्जी है। अगर लाइट एनर्जी है तो लाइट के पार्टिकल का फॉर्म या लाइट को पार्टिकल्स का कलेक्शन मानना बेसिकली एनर्जी का कलेक्शन मानना। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली एनर्जी के पार्टिकल्स होंगे। हाँ, इस बात को समझना, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ईच फोटोन ऑफ लाइट कंप्राइजेज अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। याद रखना ये एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, मैस के नहीं। मतलब सोचो, अगर लाइट की स्पीड की बात करें, लाइट ट्रैवल्स एट द रेट ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आम बोलचाल में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वाओ, जरा सोचो, इतनी फास्ट स्पीड से अगर पार्टिकल्स किसी मैटर से टकराएं, उस मैटर का क्या होगा? ये तो पाउडर्ड हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। मगर इसके बावजूद भी सारे मैटर्स एग्जिस्ट करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सब पर लाइट तो फॉल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट के फॉल होने पर उस मैटर पर लाइट से फोर्स नहीं लगता। ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग ये अज्यूम कर लें कि लाइट के पार्टिकल्स का मैस
ज़ीरो है। सो वी एज्यूम ईच फोटॉन टू बी अ massless पार्टिकल। अब यहीं से एक बात और आती है, अगर फोटॉन का मास ज़ीरो है तो फोटॉन का मोमेंटम इज़ मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। याद रखना इस बात को, मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज़ ज़ीरो, मास ऑफ अ फोटॉन इज़ ज़ीरो। फाइन। नाउ एक बात और समझो, अगर लाइट को हमने कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मान लिया तो लाइट का फ्लो क्या होगा? फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी का पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो होना, मतलब एनर्जी का डिसकॉन्टिन्यूअस फ्लो होना। जैसे कि बारिश में पानी का फ्लो डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में पानी की बूंदों के फॉर्म में होता है, वैसे ही लाइट का फ्लो भी एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में होता है। इतनी बातें हो गई पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट की। अब ज़रा वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बात करें। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। वो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेव नेचर की बात करेंगे तो वेव से एसोसिएटेड, वेव से जुड़े जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लाइट की भी होंगी, लाइक फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ एंड वेलोसिटी। फाइन। नाउ वेव नेचर के बारे में इतना ही। देयर इज़ अ थियरी इन फिजिक्स that combines the particle nature and wave nature together. We call this as quantum theory of light. तो आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पर एक विराम देते हैं एंड आगे के डिस्कशन फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और सीखने का सिलसिला इसी तरह से कंटिन्यूड भी रहेगा। See you soon in the next lecture. Till then, take care and bye-bye.